हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि हीट क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या कहती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार एक कंटेनर में रखी हुई गैस की दीवारों पर गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था। और जो लास्ट एक्सप्रेशन प्रेशर के लिए हमने निकाला था वो समथिंग लाइक दिस 1/3 रो v स्क्वायर RMS। लेक्चर 2 में जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने निकाला था वो कुछ इस तरह का था। अगर इस एक्सप्रेशन से हम VRMS निकालना चाहें तो VRMS इज इक्वल टू 3P अपॉन रो। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सप्रेशन और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। अगर हमें ये एक्सप्रेशन याद है तो हम आसानी से उन न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं एक न्यूमेरिकल लिखती हूँ। क्वेश्चन कैलकुलेट the RMS speed of nitrogen molecules at STP. Calculate the RMS speed of nitrogen molecules at STP. STP means हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 2 में। STP means स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन दैट क्या दिया गया है? गिवन दैट इन दीज कंडीशंस नाइट्रोजन molecules have density 1.25 kg पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी दिया गया है नाइट्रोजन की इन सच कंडीशंस। VRMS निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेशर। और प्रेशर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि ये वाली डेंसिटी किन परिस्थितियों में है, इन विच सर्कमस्टांसेज यू आर कैलकुलेटिंग द RMS स्पीड एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मैंने कल सेकेंड लेक्चर में आपको कहा था कि आपको STP और NTP हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आपको STP याद है तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। आप प्रेशर की वैल्यू STP के अनुसार लीजिए। डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है, वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करें और आसानी से VRMS निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी में आगे है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है प्रेशर का, जो कंटेनर की वॉल्स पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, वो क्या है? P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। रो को हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल M अपॉन कैपिटल V। कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस। V क्या है? वॉल्यूम कंटेन्ड बाय द कंटेनर और दैट क्यूबिक वेसल। V स्क्वायर RMS। टू बाई टू M अपॉन V स्क्वायर RMS। 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, 1/3 2/3 V
1/2 m v स्क्वायर RMS, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 v। दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। तो क्या लिख सकते हैं, E = 3PV/2। किसी गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपसे निकलवाई जाती है तो ये सिंपल एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक्सप्रेशन जो प्रेशर के साथ यूज किए गए थे वो लगभग यहाँ समाप्त होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम इन सभी गतिविधियों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हेडिंग लिखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि आइडियल गैस में सपोज करो हमारे पास दो गैसेज हैं, एक कंटेनर में यहाँ पे गैस रखी हुई है, दूसरा कंटेनर में यहाँ पे गैस रखी। सपोज करो ये हॉटर है और ये कूलर है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो गैस हॉट है, ज़्यादा गर्म है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर मैं इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करती हूँ तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और इसकी जो गैस कूल है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा हम देख सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी को अपन किस पे डिपेंडेंट बता सकते हैं, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी को अपन ने अभी अभी क्या लिखा है, 12 mv² RMS। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, v² RMS का। अगर एक गैस को देखा जाए, एक गैस के लिए देखें तो m तो फिक्स रहता है, उसी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब क्या बढ़ा, v² RMS। घटी, अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है इसका मतलब क्या घटा, v² RMS। इसका मतलब किसी गैस के दिए गए सिंपल के लिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, RMS स्पीड का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर हाई दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी हाई। अगर टेम्परेचर लो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज लो। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, v² RMS का। इसका मतलब टेम्परेचर किसका फंक्शन होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी ए फंक्शन ऑफ v² RMS और RMS स्पीड। टेम्परेचर किसका फंक्शन होना चाहिए, टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ VRMS। डेफिनेटली अगर टेम्परेचर VRMS का फंक्शन है तो फंक्शन की कोई ना कोई फॉर्म भी होगी। किस फॉर्म में ये VRMS पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर की VRMS पे डिपेंडेंसी किस फॉर्म में हो सकती है उसको देखने के लिए हम कंसीडर करते हैं। माना कि हमारे पास एक दिया गया गैस का सैंपल है, गिवन गैस सैंपल है। सपोज करो उसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड जो है वो VRMS। ठीक है, तो
चूंकि ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? PV इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, और इसको कैसे लिख सकते हैं? M/V V स्क्वायर RMS। V को मैं इधर लेती हूँ तो PV इज इक्वल टू 1/3 M V स्क्वायर RMS। तो ये क्या हो गया? PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M V स्क्वायर RMS। किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए प्रेशर P, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और रूट मीन स्क्वायर स्पीड V पर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ऐसे लिखी जाएगी। सपोज करो मैं इसको एक नंबर देती हूँ। इसी गैस के सैंपल के लिए सेम गैस सेम रखिए। इसी गैस के सैंपल के लिए ट्रिपल पॉइंट पर, इसी गैस के सैंपल के लिए ट्रिपल पॉइंट पर माना कि प्रेशर PTR है, टेम्परेचर TTR है, वॉल्यूम वही रखा है जो यहाँ पे था, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो VRMS TR है। इस परिस्थिति में अगर मैं इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखती हूँ तो कैसी आएगी? PTR V इज इक्वल टू M V स्क्वायर RMS TR, और इसको मैं दे देती हूँ 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलता है? P/PTR। चूंकि एक ही गैस का सैंपल है इसका मतलब M दोनों का सेम है, 1/3 से 1/3 डिवाइडेड, ये क्या आएगा? V स्क्वायर RMS अपॉन V स्क्वायर RMS एट ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से? PV इज इक्वल टू nRT। किसी फिक्स वॉल्यूम पर दिए गए गैस के लिए P समानुपाती क्या होता है? T, P प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। अगर किसी प्रेशर P और ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर PTR की बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P/PTR इज इक्वल टू T/TTR। इसको कैसे लिख सकते हैं? P/PTR इज इक्वल टू T/273.16 केल्विन। चूंकि ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर केल्विन में असाइन किया हुआ है वो कितना है? 273.16 केल्विन। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन 3 और इक्वेशन 4 से अपन क्या कह सकते हैं? P/PTR की वैल्यू वहाँ रखने पर T/273.16 केल्विन इज इक्वल टू V स्क्वायर RMS अपॉन V स्क्वायर RMS एट ट्रिपल पॉइंट। यहाँ से T कितना आएगा? T इज इक्वल टू 273.16 अपॉन V स्क्वायर RMS एट ट्रिपल पॉइंट इंटू V स्क्वायर RMS। यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? V स्क्वायर RMS पे। हमें पता था कि टेम्परेचर किसका फंक्शन होना चाहिए? VRMS का। लेकिन कैसा फंक्शन होना चाहिए? टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के स्क्वायर के समानुपाती होना चाहिए। T समानुपाती, T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर RMS।
इसका क्या मतलब है? द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना चाहें तो हम क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस। किसी दी हुई गैस के लिए m क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसका मतलब E किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वी स्क्वायर आर एम एस के। E प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस और T किसके प्रोपोर्शनल है? वी स्क्वायर आर एम एस के। यहाँ दोनों से क्या पता चलता है? T प्रोपोर्शनल टू E। इसके लिए हम नीचे लिख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ ए गिवन गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गिवन गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम दो गैसें लेते हैं, एक मिक्सचर है और इसमें दो तरीके की गैसें लेते हैं A और B। सपोज करो A का टेम्परेचर ज़्यादा था और B का टेम्परेचर कम था, तो कुछ समय बाद क्या होगा? A का टेम्परेचर कम होगा और B का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि A और B गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होगी और हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स अपनी काउंटर पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। जब यह सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, जब यह सिस्टम, ये मिक्सचर थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी या दोनों गैसों की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। दोनों गैसों की इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी और चूंकि यहाँ इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों गैसों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं पहले वाली गैस का मास m1 लेती हूँ तो हाफ m1 v1 स्क्वायर RMS विल बी इक्वल टू दूसरी वाली गैस का मॉलिक्यूल का मास m2 लेती हूँ, हाफ m2 v2 स्क्वायर RMS, जहाँ m1 A गैस के मॉलिक्यूल का मास है, m2 B गैस के मॉलिक्यूल का मास है, v1 RMS A गैस के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है या और v2 RMS B गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। ये सेम होगा। इसका मतलब जिस गैस के पार्टिकल्स हैवी होंगे, सपोज करो कि A गैस के पार्टिकल्स हैवी हैं, इसका मतलब m1 ज़्यादा है, m1 ज़्यादा है, इसका मतलब VRMS क्या होगा? कम होगा। अगर ये ज़्यादा है तो V2 RMS क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 m1 v1 स्क्वायर RMS को किसके बराबर होना है? 1/2 m2 v स्क्वायर RMS। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 स्क्वायर RMS।
अर्थात जिस गैस के मोलिक्यूल्स हैवी होंगे उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिस गैस के मोलिक्यूल्स हल्के होंगे या लाइट होंगे उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और इसको समझना यहाँ बेहद ही ज़रूरी है। इसके आगे तो बस अब सिंपल से एक्सप्रेशन है जो अभी हम डिड्यूस करेंगे। चलिए मैं मिटाती हूँ इसको। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, इससे कुछ नियमों का डिडक्शन हम करेंगे। डिडक्शन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से कुछ लॉज का डिडक्शन हम यहाँ पे करेंगे, और हम जानते हैं इन लॉज के बारे में, फिर भी अपन यहाँ शुरुआत से लिखते हैं बॉयल्स लॉ। आप सभी लोग जानते हैं बॉयल का नियम क्या होता है। क्या होता है बॉयल का नियम? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉयल का नियम क्या होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब T इज फिक्स। एट ए गिवन टेम्परेचर किसी दी गई गैस का, एट ए गिवन टेम्परेचर किसी दी गई गैस का मतलब M फिक्स, P V इज इक्वल टू 1/3 M अपॉन V स्क्वायर RMS। ये हम अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से निकाल चुके हैं। हियर वी आर गिवन दैट एट फिक्स टेम्परेचर और एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस, क्या होगा एट गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस, क्योंकि गैस गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, गैस का टोटल मास, एक अणु का मास या एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैस गिवन है इसका मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट। एट ए गिवन टेम्परेचर मीन्स अगर टेम्परेचर फिक्स है तो VRMS फिक्स है। अभी हमने देखा है कि टेम्परेचर किसका फंक्शन है, V स्क्वायर RMS का। टेम्परेचर फिक्स है इसका मतलब VRMS फिक्स है, VRMS कांस्टेंट। इसका मतलब इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, फिक्स है। इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब P proportional to 1 upon V. This is known as the Boyle's law. At a given temperature for a given sample of gas, the pressure of the gas is inversely proportional to volume of that gas. This is known as the Boyle's law. सेकंड है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11th-12th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। चार्ल्स लॉ, CHAR, चार्ल्स लॉ। अभी हमें क्या दिया गया, बॉयल के नियम में क्या दिया गया था, एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे दिया गया एट ए गिवन वॉल्यूम, एट ए गिवन वॉल्यूम फॉर ए गिवन गैस। वॉल्यूम दिया गया है हमें, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है। मास दिया गया है, मास कांस्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रेशर के एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 M अपॉन V स्क्वायर RMS। वॉल्यूम फिक्स है
मास फिक्स है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर RMS, और हमें पता है V स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, V स्क्वायर RMS। अभी हमने जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन किया था टेम्परेचर का, उसमें क्या देखा, VRMS किसके प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दिस मीन्स P समानुपाती T, और ये क्या है, चार्ल्स लॉ। एट ए गिवन वॉल्यूम फॉर ए गिवन mass of a gas, the pressure of the gas is directly proportional to its temperature. This is known as the Charles law. दूसरा है चार्ल्स का नियम। दूसरा है चार्ल्स का नियम। एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 m/v, V स्क्वायर RMS, P कांस्टेंट, M कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज V प्रोपोर्शनल टू, कैपिटल V प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर RMS, और V स्क्वायर RMS किसके प्रोपोर्शनल है, T के, V प्रोपोर्शनल टू T, सिंस V स्क्वायर RMS प्रोपोर्शनल टू T। अब देखिए दोनों ही चार्ल्स के नियम हैं, दोनों ही चार्ल्स के नियम है। ये कहता है कि P प्रोपोर्शनल टू T और ये कहता है V प्रोपोर्शनल टू T। तो थोड़ा सा यहाँ पे नाम में चेंजेस किए गए हैं। क्या कहा गया है, इसको सिंपली अपन कहते हैं चार्ल्स लॉ और इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ सिंपली, जिसमें V प्रोपोर्शनल टू T है, और ये क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, जिसमें P प्रोपोर्शनल टू T है। चलिए अब लिखते हैं आओगाद्रोज लॉ। आओगाद्रोज लॉ, आओगाद्रोज लॉ। आओगाद्रो का नियम क्या कहता है, किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर, किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर समान वॉल्यूम में, किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर समान वॉल्यूम में रखी गई गैस में अणुओं की संख्या समान होती है। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, if we take the volume of two gases same, then the number of molecules of both the gases will be equal। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से अपन प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर RMS। m यहाँ पे क्या है, किसी दी गई गैस का टोटल मास। कैसे लिखते हैं, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे लिखेंगे, PV इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N V स्क्वायर RMS। सपोज करो कि हम दो गैस ले लेते हैं 1 and 2। फॉर गैस 1 mass of the molecule, mass of A molecule is m1 and for gas 2 mass of A molecule is m2। सपोज करते हैं कि गैस नंबर 1 में नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैं n1
गैस नंबर 2 में नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैं N2। देन फॉर गैस 1 हम ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1 v स्क्वायर RMS 1। गैस 2 के लिए, फॉर गैस 2 कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर वही है, वॉल्यूम वही है, 1/3 m2 n2 v स्क्वायर RMS 2। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। हम क्या लिख सकते हैं, m1 n1 v स्क्वायर RMS 1 इज इक्वल टू m2 n2 v स्क्वायर RMS 2। अब तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, टेम्परेचर इज द सेम। और अभी हमने जब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर्स पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, अगर दो गैसेज सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और हमने एक्सप्रेशन भी लिखा था दो गैसेज के लिए, क्या लिखा था, हाफ m1 v1 स्क्वायर RMS इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर RMS। ये हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन अभी किया था, उसमें ये एक्सप्रेशन लिखा था। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ, हाफ देन हाफ m1 v1 स्क्वायर RMS विल बी इक्वल टू हाफ m2 स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर RMS 2। ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब n1 इज इक्वल टू n2। दिस इज नोन एज अवोगाद्रोज लॉ। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, किसी दिए गए टेम्परेचर पर समान प्रेशर और समान वॉल्यूम में रखी गई गैस के अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अवोगाद्रो। अगला है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम का विसरण नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है, जब कोई दो गैसें समान दाब और ताप पर, when two gases at same temperature and pressure पर विसरित होने के लिए, मतलब डिफ्यूज होने के लिए अलाउड है, डिफ्यूज होने के लिए अलाउड है, तो उनके विसरण की दर, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन विल बी proportional to inverse of the square root of their densities। तो उनके विसरण की दर उनके घनत्व के व्युत्क्रम के वर्गमूल के समानुपाती होगी। देखते हैं कैसे। सपोज करो अपने पास दो गैसें हैं, एक गैस है जिसका फर्स्ट गैस है A, सेकंड गैस है B, A B। दोनों समान प्रेशर पे हैं, तो प्रेशर हम ले लेते हैं P। सेम टेम्परेचर पे हैं, टेम्परेचर हम ले लेते हैं T। दोनों गैस एक दूसरे में विसरित होने के लिए, डिफ्यूज होने के लिए अलाउड हैं। तो इनके विसरण की दर, सपोज करो विसरण की दर को हम लिख रहे हैं R से। पहली गैस के लिए विसरण की दर A के लिए मान लेते हैं R2, सेकेंड के लिए विसरण की दर मान लेते हैं
पहली गैस के लिए विसरण की दर मान लेते हैं R1, सेकेंड गैस के लिए विसरण के डिफ्यूजन की रेट मान लेते हैं R2। सिंपल सी बात है, अगर इस गैस की VRMS वेलोसिटी V1 RMS है, नीचे वाले की V2 RMS है, तो जिसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी विसरित होगी। बहुत सिंपल है, ये बहुत ही लॉजिकल है। इसका मतलब R1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। R1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, V1 के, और R2 किसके प्रोपोर्शनल होगी, V2 RMS। इन दोनों को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 RMS अपॉन V2 RMS। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से हम क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 mv² RMS, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 m/v v² RMS। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, 1/3 रो v² RMS। इसका मतलब v² RMS क्या होगा, 3p/रो। v RMS क्या होगा, √3p/रो। यहाँ पे मैं रखती हूँ, क्या आएगा, V1 है तो √3p, चूंकि प्रेशर दोनों का सेम है, हमने क्या लिया है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम लिए हैं, प्रेशर को P रखती हूँ, डेंसिटी ρ1 इंटू 3p/रो2, क्या आएगा, √2/रो1, अर्थात R1/R2 इज इक्वल टू √2/, दिस इज नोन एज द Graham's law of diffusion. What was the condition? Pressure and temperature was same when two gases at same pressure and same temperature are allowed to diffuse into each other, then the rate of diffusion will be directly proportional to the inverse of their square root of densities, and this is called Graham's law of diffusion. नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये सब लॉ आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी बड़े ही विस्तार में पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इनमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ये क्या कहता है, सपोज करो किसी कंटेनर में आपने खूब सारी गैस भरी है, सपोज करो ये कंटेनर है और इसमें A, B, C, D 4 गैसेस भरी हैं। इस कंटेनर की दीवारों पर कुल कितना प्रेशर लगेगा, जब B, C और D गैसेस कंटेनर में नहीं थी तो कंटेनर की दीवारों पर लगने वाला प्रेशर किसके बराबर था, सिर्फ और सिर्फ A गैस के कारण। जब केवल B थी तो प्रेशर किसके कारण था, सिर्फ और सिर्फ B के कारण। जब सिर्फ C थी तो प्रेशर किसके कारण था, सिर्फ और सिर्फ C के कारण। और जब D अकेली कंटेनर में थी तो प्रेशर किसके कारण था, सिर्फ और सिर्फ D के कारण। इसका मतलब है कंटेनर में टोटल प्रेशर चारों के कारण लगता है और एक के कारण प्रेशर कितना लगता है, बाकी 3 को हटाकर देखें तो एक के कारण प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कंटेनर में लगने वाला कुल प्रेशर कितना होना चाहिए, सभी के कारण इंडिविजुअली लगने वाले
प्रेशर के योग के बराबर, सम टोटल ऑफ द ऑल द प्रेशर्स exerted by each gas, but there is a condition, the volume of the container should remain as such। जब इस B, C और D को हम हटा रहे हैं यहाँ से और सिर्फ A के कारण प्रेशर देख रहे हैं, that time we should have the volume of the container same as it was in the case of 4 gases are contained in the container। वॉल्यूम अपने को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम हमें वही रखना है जिसमें चारों गैसेज भरी हुई हैं। ये क्या कहलाता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस कंटेनर में कुल प्रेशर सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे अगर सबसे पहले A गैस के कारण फोर्स निकालें तो फोर्स कितना आएगा, सॉरी प्रेशर निकालें तो प्रेशर कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। मैं मानती हूँ कि A गैस के कारण फोर्स कितना है, FA, B के कारण FB अपॉन एरिया, FC अपॉन एरिया प्लस FD अपॉन एरिया। सपोज करो इसी तरह इसमें और भी कुछ खूब सारी गैसें हैं तो उनका भी सम टोटल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंटेनर में से ये सब हटा दी और सिर्फ A गैस के कारण प्रेशर देखते हैं, कितना आएगा, PA, कितना आएगा, FA अपॉन A। अब सिर्फ B के कारण देखते हैं, बाकी सभी हटा दी, कितना प्रेशर आएगा, PB, कितना आएगा, FB, B के कारण, B के सभी मॉलिक्यूल्स के कारण कितना फोर्स लग रहा है अपॉन एरिया कितना है। C के कारण देखें तो C के सभी टोटल मॉलिक्यूल्स के कारण दीवारों पे कितना फोर्स लग रहा है, FC अपॉन एरिया। इसी तरीके से PD इज इक्वल टू FD अपॉन A। अगर ये सब इसमें वापस रखते हैं तो P कितना आना चाहिए, P इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। और ये क्या कहलाता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट डिडक्शन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही समझने वाली बात है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का लास्ट जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mv² RMS। और इस एक्सप्रेशन से हमें मोस्ट पॉपुलर एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, जिसको सभी आइडियल गैसेज फॉलो करती हैं और ऑल द गैसेज विच फॉलो दिस इक्वेशन आर नोन एज द आइडियल गैसेज। इस इक्वेशन तक हमें इससे पहुंचना है, इससे स्टार्टिंग करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का जो फाइनल ये रिजल्ट है, इससे हमें आइडियल गैस इक्वेशन को डिड्यूस करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले अभी हमने जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर किया था उसमें जो फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, P अपॉन PTR इज इक्वल टू T अपॉन 273.16 और दूसरी तरफ ये किसके इज इक्वल था, V अपॉन V² RMS अपॉन V² RMS TR। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने वहाँ पे डिड्यूस किया था और इसको यहाँ पर हम सीधा ही काम में ले रहे हैं। इसको आप एक बार अपनी कॉपी खोल के पीछे देख सकते हैं अगर आपने लिखा है तो, कि ये वहाँ पर हमने डिड्यूस किया था और इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे।
ठीक है। अब इसको यूटिलाइज करते हुए इसको इस फॉर्म तक ले जाने की कोशिश करते हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3, ये क्या है, एम क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस। टोटल मास को कैसे लिख सकते हैं, गैस के एक मोलिक्यूल का मास सपोज करो स्मॉल m है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो गैस का कुल मास कितना हो जाएगा, m इंटू n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू n, और v स्क्वायर RMS को हम वहाँ से लिख सकते हैं T अपॉन 273.16 इंटू v स्क्वायर RMS TR, ये हम वहाँ से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए थोड़ा सा, पी वी इज इक्वल टू 1/3 n, m 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 1/2 m v स्क्वायर RMS TR 273 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, 1/3 n बाहर ले लिया है, m अंदर ले लिया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, सिंपली वी स्क्वायर RMS एज इट इज रखा हुआ, ये एज इट इज रखा हुआ, 1/2 m वी स्क्वायर RMS, ये किसको बता रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे, किस पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे, और ट्रिपल पॉइंट पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है, दैट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, 273.16 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये t हमने बाहर रख दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1/3 n, और इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे लिखा है k क्या कहलाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। k क्या कहलाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। याद आ रहा है, ये बोल्ट्जमान ने दिया था कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गया। इसको हमें किस में बदलना है, इसमें। सोचिए, इसका मतलब इस फॉर्मूले को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम देख के बता सकते हैं कि एन के इज इक्वल टू होना चाहिए एन आर, इट मस्ट बी, ये होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी ये तो खुद कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अंदर ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला कहाँ पहुँचेगा, आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ एन के इज इक्वल टू एन आर कैसे हुआ, ये आपको निकालना है। थोड़ा सा सोचिए, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और हमें हर टाइम याद रहना चाहिए, ये कन्वर्जन बेहद इम्पोर्टेंट है, और थर्मोडायनेमिक्स के स्टूडेंट को ये कन्वर्जन हर वक्त कभी भी निकालना हो तुरंत आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके सोचिए कैसे निकालेंगे आप इसको। एन के इज इक्वल टू एन आर करना है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस। उस जो अपने को गैस दी गई है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है, और के क्या है, के अभी अभी हमने लिखा है बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट। अब ये कन्वर्जन कैसे हुआ, हमें इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। कैसे हुआ, आप सोचिए 2 सेकंड के लिए। कैसे हुआ, देखो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है,
और एक तरफ मैं कहती हूँ कि मेरे पास किसी गैस के n मोल्स हैं। दो तरीके से कह रही हूँ, एक तरफ मैं कहती हूँ कि मेरे पास किसी गैस के टोटल मोलिक्यूल्स कैपिटल N है, और एक तरफ मैं कहती हूँ कि मेरे पास किसी गैस के n मोलिक्यूल्स हैं स्मॉल n। ये तो मोल नंबर को बता रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को बता रहा है। मोल नंबर से टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। और आवोगाद्रो नंबर को कैसे लिखते हैं? n। अगर मेरे पास इतने मोल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मोल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? आवोगाद्रो नंबर से। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए? n इज इक्वल टू n स्मॉल n इंटू कैपिटल N a। ये वाला रिलेशन अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, स्मॉल n a k t, n a इंटू k क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ये कन्वर्जन यहाँ से यहाँ हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और ये फॉर्मूला भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कैपिटल N इंटू के इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू r। और डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स। यहाँ कैपिटल N किसको बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। के किसको बता रहा है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट को। नंबर ऑफ मोल्स को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। और Na को हमने आवोगाद्रो नंबर के लिए लिखा है। हो सकता है कोई और किसी और तरीके से स्मॉल n को टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिखे, तो फिर स्मॉल n यहाँ पे आएगा। हो सकता है मोल्स को किसी और सिंबल से डिनोट किया हो। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सिंबल कुछ भी हो सकता है स्मॉल n से लिखा हो, किसी और से लिखा हो सकता है कैपिटल N को कैपिटल N से लिखा हो, किसी और से लिखा हो। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स। ये फॉर्मूला याद रखते समय ये याद रखना है कि यहाँ कैपिटल N किसको शो कर रहा है, यहाँ स्मॉल n किसको शो कर रहा है। तो ये है डिडक्शन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे किसका डिडक्शन किया है? आइडियल गैस इक्वेशन का। और ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखें। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए अवस्था समीकरण कहलाती है। एक आइडियल गैस के लिए अवस्था समीकरण कहलाती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखती हूँ, आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल। और जो अभी अपन ने कैपिटल N इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू स्मॉल n या नंबर ऑफ मोल्स इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाले रिलेशन की जो बात की है, उसका यूटिलाइजेशन और आदर्श गैस अवस्था समीकरण का यूटिलाइजेशन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in each cubic meter of a gas at in each cubic meter of a gas। कहाँ पे कैलकुलेट करना है? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक क्यूबिक मीटर गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस क्या देंगे? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। यूनिट्स को हमेशा MKS में चेंज कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि
किसी यूनिट को आपने CGS में रख लिया, किसी को MKS में रखा तो आंसर सही नहीं आएगा। बाकायदा आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑलवेज चेंज ऑल द यूनिट्स इन MKS यूनिट सिस्टम। इस इक्वेशन को करना, इस छोटे से क्वेश्चन को बहुत ही आसान सा है। अब हम RMS स्पीड को टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? RMS स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कैसे लिखेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से हमने जो फॉर्मूला निकाला था लास्ट, वो क्या था? PV = 1/3 mv² RMS। और इसको क्या लिख सकते हैं? m × n, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v² RMS। मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार में मैं ये सिंबल्स के मीनिंग इसीलिए बोलती हूँ कि सिंबल्स के मीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज किए हुए हों, तो आपको सिंबल से नहीं चिपकना है। सिंबल का मीनिंग क्या है, वहाँ पे वो किसको डिनोट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। PV = दूसरा, अभी आइडियल गैस इक्वेशन को डिड्यूस करते समय हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, PV = NKT। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? NKT = mnv² RMS। v² RMS कितना हो जाएगा? 3kT/m। VRMS = √3kT/m। और ये क्या है? वेल नोन एक्सप्रेशन, जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और आप सभी को याद भी होगा। ये लगभग सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद रहता है और याद होना भी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। VRMS = √3kT/m। अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये किसको शो कर रहा है? m × Na, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मॉलिक्यूल या एक अणु का मास इंटू अवोगाद्रो संख्या। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलिकुलर वेट को। अगर मैं मोलिकुलर वेट को m0 से डिनोट करती हूँ तो ये क्या होगा? m × Na। और k × Na को हम क्या लिख सकते हैं? k × Na को हम क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था k × Na क्या होता है? R। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VRMS = √3RT/m0, जहाँ पे m0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलिकुलर वेट। याद रखिएगा, m0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट का मतलब 1 मोल मोलिक्यूल्स का वेट, 1 मोल मोलिक्यूल्स का वेट। अब छोटा सा एक लास्ट एक्सप्रेशन है, जल्दी देखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी आ रही है काइनेटिक एनर्जी अपने यहाँ पे? 1/2 mv² RMS। कितनी आ रही है? 1/2 mv² RMS। और v² RMS को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 m 3kT/m। m से m कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3/2 kT। अगर पूरी गैस की देखी जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, माना कि गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कैपिटल N।
तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, E इज इक्वल टू एन इंटू एक मोलिक्यूल की एनर्जी कितनी है 3/2 kT, कितना हो गया इज इक्वल टू 3/2 n kT। और n के को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने पहले भी लिखा था कैपिटल N K इज इक्वल टू स्मॉल n R। मैंने कहा था ये रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए और सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना है। 3/2 RT। अगर मैं एवरेज को ये बार से लिखती हूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल गैस विल बी 3/2 RT। ये छोटे से एक्सप्रेशन है, आप लोग उतार लीजिए। थ्री बाई टू NRT। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड वेपोराइजेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या है, ये सब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।